कोई मुझे पानी पिलाने आता था। मैंने कहा मुझे अच्छे को पिलाया तो मुझे मत पिलाया। अगर आपका बेटा या बेटी कभी आईएएस के एग्जाम में बैठे और उसके पास मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर हो, अगर वो अपने सब्जेक्ट चुनते वक्त मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर ले ले, तो ये उन तमाम जो ये हेडलाइन बनाते हैं, जिनकी कोशिश होती है किस तरीके से सनातनियों की सभा में कुछ बात ढूंढी जाए और उसको फैलाया जाए, ऐसे दलालों के बीच में होकर दिल्ली से यहां आए। उस मॉडर्न हिस्ट्री की किताब जो उसमें फिक्स है कि यही किताब चलेगी, उस किताब के लिखने वाले ने हमको भी पढ़ाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वो जीवित है। उनकी लिखी हुई किताब इस देश में मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपका बेटा या बेटी आईएएस के एग्जाम में अपियर होने के लिए लेगा, तो वही किताब प्रिस्क्राइब्ड है कि उसमें जो लिखा है वही लिखना है। ये मंच है, आवाज दूर तक जाए, इसलिए बोल रहा हूं। मैं गुस्सा हूं इस बात से, और गुस्से का जवाब मैं गाली गलौज से नहीं देता हूं। ये जो मैंने इस उम्र में बाल सफेद किए हैं वो धूप में नहीं किए हैं, पार्टियों के दफ्तर बाहर खड़े होकर के दलाली नहीं की है। ये इस सफर में पढ़ते पढ़ते सालों हो गए, तब आपके बीच आए। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में शिवाजी के ऊपर एक चैप्टर है। उन दलाल पत्रकारों से और बिके हुए उन सनातनियों से जो किसी सभा में ये ढूंढते हैं कि कैसे हम इनको फंसाएं, कैसे हम इनके बारे में समाज में ऐसी गलतफहमी फैलाएं कि लोग इनका बाइकआउट करते हैं। तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, मेरा बाइकआउट नहीं कर सकते। उस मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है। मैंने किसी को नहीं देखा, जो मैंने सुना है आजकल चवन्नी चाप दो लोग, चवन्नी के लोग जो 2-2 कौड़ी में बिकते हैं, अपने बाप को बेच देते हैं, वो लोग आजकल कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, हिंदी बोलोगे तो मारेंगे। तुम्हारे बाप का मराठा है, तुम कहां से मराठी हो? तुम्हारा बाप बिहार से आया था, तुम हमको बता रहे हो कि मराठी बोलनी है। मराठी बहुत खूबसूरत भाषा है, और अगर मेरी मराठी भाषा मात्र नहीं है और मैं उसे समझ नहीं पाया हूं, तो इन चोटों को किसने कहा कि वो मुझे मारे? जो सत्ता की चवन्नी के लिए अपने बाप को बेच सकता है, उसको हिंदी से प्यार है? किस गलतफहमी के शिकार हो? इन दलालों ने हिंदुत्व को और हिंदुत्व की राजनीति को चौराहे चौराहे बेचा है, एक गद्दी पाने के लिए। इनमें ताकत क्यों नहीं हुई कभी? ये अपने इतिहास को खंगोले और मन से बोले और चैलेंज करें। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में शिवाजी के ऊपर जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक की एक लाइन है, सुनको आपको दुख होगा, मुझे बोलने में दुख होता है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो दलाल जहां जहां हैं सुने, और वो सच्ची अपनी मां से पैदा हुए हैं तो हेडलाइन बनाना। प्रोफेसर इरफान हबीब की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें शिवाजी के बारे में लिखा है, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। है हिम्मत किसी में? किताब जलाई, लिखने वाले के पुतले जलाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए और जाके पूछा कि कैसे शिवाजी की शान में तुमने गुस्ताखी की? नहीं, ये दलाल यहां चवन्नी छाप पॉलिटिक्स के लिए मुंह बंद रखेंगे। जिनके बाप दादा ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की, वो आजाद कंपटीशन करा रहे हैं। इधर आ जाने से और उधर जाने से हिंदुत्व नहीं होता। ऐसे भी दलालों को पहचानिए जो हिंदुत्व को सिर्फ सत्ता की कुर्सी प्राप्त करने का एजेंडा मानते हैं और उसके बाद मुंह बंद कर लेते हैं। इसलिए जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इस देश के सम्मानित, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को वोट चोर कहा है, बहुत
बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर नहीं बोलता। मैं इसलिए कहा कि पॉलिटिकल चीजों पे मैं नहीं बोलना चाहता। उनकी हकीकत इस सभा में जो लोग आए हैं उनको पता होना चाहिए। 1946 27 अप्रैल गूगल पे सर्च कीजिएगा। वो किसको बता रहे हैं कि ये विदेशी कंपनियों को देश बेच रहा है, यहां की अर्थव्यवस्था को बेच रहा है। ये 5 तारीख याद रख लीजिएगा। जो आपके सामने आपको झूठ फैलाना है उसके मुंह पे पोस्टर की तरह चिपका दीजिए। मैं आपको इंफॉर्मेशन के माध्यम से सशक्त करना चाहता हूं, ताकि कोई ऐरा गैरा आए और कुछ भी कह के चला जाए और आप चुप रहे, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आपको सुनी सुनाई बातों को रट लेने का शौक है। 1946 की 6 घटनाएं हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि 14 तारीख को क्या हुआ था और 1946 में क्या हुआ था और 1947 में क्या हुआ था। और ये कई सारी किताबों के बाद यहां तक पहुंचा हूं, किसी एक किताब में नहीं है। जनवरी 1946 में भारत के अंदर चुनाव हुआ और उस समय कुल सीटें जितनी भी थी उसमें से 1585 सीटों में से उसमें से बहुत सारी सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी और चुनाव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। 15 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई और मुस्लिम लीग की कुछ सीटें आई और उसके फौरन बाद ही मार्च 1946 में अंग्रेजों के उस समय के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक डेलीगेशन भारत भेजा और उस डेलीगेशन के तहत जो अंग्रेज टीम आई उन्होंने हमारे पिताजी जो 2 अक्टूबर को भी पैदा होंगे, आज सुबह में संघ कार्यालय गया था, 10 साल पहले भी गया था। मैं अपने भाषणों में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार और गुरु गोलवारकर जी को जितना सम्मान देता हूं उतना किसी को नहीं देता और वो सम्मान कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। आप जानते हैं मैं किसी पार्टी में नहीं, इसलिए कि वो उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि क्या होने वाला है, इसलिए उनको वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उस कार्यालय के वरिष्ठ लोगों के साथ 10-5 मिनट बैठा। तो ये जो साल चल रहा है, इसी साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने वाले हैं। तो मेरी जैसे आदत है, मैंने उसी के तहत जो बड़े पदाधिकारी बैठे थे, तो मैंने कहा शायद दिसंबर में आपको होने वाले होंगे 100 साल। बोले नहीं साहब, हम डेट से नहीं, हम विजयदशमी से चलते हैं। तो इस बार की जो विजयदशमी है, उस दिन संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष मनाएगा। जब मैं कमरे आया, क्योंकि मेरा दिमाग दूसरा है, तो मैंने उसको ढूंढा कि विजयदशमी किस दिन पड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है
कि विजयदशमी ही पिताजी के जन्मदिन को पड़ा। अब इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को कितनी खुशी मनाते हैं पिताजी के चाहने वाले, क्योंकि पूरा देश तो विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना को जानता है। और 2 अक्टूबर को पिताजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा ये पता नहीं। तो ये मैंने नहीं किया है, ना इसमें आरएसएस का कोई हाथ है। पहली बार 2 अक्टूबर बनाने में मजा आया। तो साहब क्लेमेंट एटली आ गए, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम सत्ता का शीघ्र ही हस्तांतरण करने वाले हैं। और उस मिशन को कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, सबने पढ़ा होगा। और वो कैबिनेट मिशन प्लान में आए और उन्होंने कहा हम सत्ता का शीघ्र ही हस्तांतरण करने वाले हैं। और क्योंकि हस्तांतरण होना था तो आप सबको पता होगा कि 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। और लाहौर में इसलिए हुआ, जब वहां अधिवेशन हुआ तो वहां जिन्ना को अपना अध्यक्ष चुना गया। और जिन्ना ने चुनाव जीतते ही एक भाषण दिया। और उन्होंने भाषण दिया कि जो असली मुसलमान हैं वो मुस्लिम लीग में हमारे साथ हैं, और जो नकली मुसलमान हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। तो अब यकायक कांग्रेस की लीडरशिप को लगा कर इतना बड़ा दाग हमारे ऊपर। तो जैसे ही ये हुआ तो एक होता है ना कि इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, उसे उर्दू में कहते हैं एहसास-ए कमतरी। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता तो कोई छोटी सी टिप्पणी कर देता है तो आप परेशान रहते हैं कि उसने ऐसा कैसे सोच लिया। बहुत से लोग सोचने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे ही ये हुआ तो झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और सारे कांग्रेसियों के दिमाग में लगा के अरे इतनी बड़ी बात हमारे बारे में कह दी। तो अपना दाग धोने के लिए रामगढ़ की सभा में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के पहले मुसलमान फ्रॉड मौलाना आजाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना। और आनंद फानन में आज भी कांग्रेस का रूल है कि 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। पिछले कई सालों से 2 साल का फॉर्मूला खत्म हो गया है, अब 2200 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन उस दौर में भी 2 साल का रूल था। लेकिन ये कौन था, ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कह रहे उसने कैसे कह दिया है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद 1946 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, क्योंकि हमें सेकुलर दिखना था। उन्हें नहीं बताते तो हम सेकुलर नहीं। और जब वो अध्यक्ष हो गए तो अध्यक्ष पद पे थे। अब अंकल सैम ने भेजा कि भाई सत्ता का हस्तांतरण हम शीघ्र करने वाले हैं। तो यहां लोगों को लगा कि भाई सत्ता का हस्तांतरण होगा तो फिर प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो फिर इनको हटाना है। और उन्होंने आके हमारे पिताजी के कान में कह दिया था, साफ साफ डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। उन्होंने कहा कि हमारी पसंद कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद फूल वाले चचा है। अब वो कह के चले गए, उन्होंने अपना डिक्टेट बता दिया। अब यहां पे मंथन हुआ, क्या करें। तो आनंद फानन में 27 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और पार्टी से कहा कि नए चुनाव के लिए 3 नाम भेजें। इसलिए जब आप अपने यहां का होराइजन बड़ा कर लेंगे तो जिनको आप अच्छे नहीं लगते, अगर उनमें भी कोई बहादुर और ऐसे थे कि जिन्होंने विजन देख लिया था, तो उनकी पार्टी और संगठन मत देखिएगा।
क्योंकि राष्ट्रवाद पे किसी का ठेका नहीं है। और जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं कि हमारे अलावा कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, तब आप आने वाली पीढ़ियां आपके आर्गुमेंट से बाहर हो जाती है। चुनाव की प्रक्रिया घोषित हुई, इस देश का दावा है मेरा, पार्टी के वो लोग बताएंगे नहीं क्योंकि बौने हो जाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं उनको लगता है हम क्यों बताएं इनके बारे में। नहीं, बहादुर किसी एक घर में पैदा होता है ऐसा नहीं। उस दौर में भी बड़े समझदार लोग थे। जब पार्टी से 3 नाम मांगे गए तो पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सभा हुई, और उस सभा में कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष पद के लिए जो 3 नाम दिए, उसमें नेहरू जी का नाम ही नहीं था। अब तो बवाल हो गया, सारी दुकान तो उसी के लिए सजाई गई थी। तो हमारे पिताजी जिन्होंने हमें ये बताया है सच बोलो, अहिंसा का इतना लंबा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो अभी तक खत्म नहीं हो रहा। उन पिताजी ने दोबारा से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में गए और सीडब्ल्यूसी को फैसला सुनाया कि कैबिनेट मिशन प्लान ने यह साफ कर दिया है कि उनकी पहली पसंद नेहरू है। इस बाध्यता में जिन लोगों ने नहीं भेजा वो उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रवादी रहे होंगे, और सीडब्ल्यूसी पे दबाव डाला, और सीडब्ल्यूसी ने जब दोबारा नाम भेजे तो पिताजी का सम्मान रखते हुए नेहरू जी का नाम भेज दिया। तो पूरे देश की 15 प्रांतीयों असेंबली से 15 वोट पड़े, और हमारे राष्ट्रपिता जी के सबसे नजदीकी आदमी जो थे, जो उनकी जिंदगी में अच्छे बुरे गंदे साफ सुथरे जितने भी काम थे उनके देख रेख में थे। वो अफ्रीका गए तो अफ्रीका में भी साथ थे, यहां भी साथ थे। उनको बनाया गया कि आप इलेक्शन इंचार्ज बनिए। उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी, और उनकी देखरेख में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। 15 वोट पड़े, उसमें से 1 वोट पट्टाभी को मिला, और आज की युवा पीढ़ी को बताने के लिए 2 वोट नोटा में गए और 12 वोट मिले। तो जो 12 वैलिड वोट थे वो 12 के 12 सरदार पटेल को मिले। तो वो कांग्रेसी जिन्होंने पहले नाम नहीं भेजा वो महाराष्ट्रवादी रहे होंगे, और जिन्होंने वोट देने के बाद मनु को एक भी वोट नहीं दिया वो उससे भी बड़े राष्ट्रवादी रहे होंगे। इसलिए जो लोग जबान संभाल कर नहीं बोल रहे उनको बताना चाहता हूं, इस देश के 84 करोड़ सनातनियों ने नरेंद्र मोदी को चुना है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, उस सत्ताधारियों को, उस संगठन को दीवानगी लगती हो कि भाईजान ने वोट दिया है ये आप करिए, मैं नहीं मानता, न मुझे मानना है। लेकिन मेरा आर्गुमेंट दूसरा है। जो इस देश के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कह रहे हैं कि ये वोट चोर है, तुम्हारे दादा और नाना से ये चोरी शुरू हुई है तो तुम्हें चोरी नजर आती है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चोरी, खुल्लम खुल्ला डाका अगर डाला गया है तो पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 वोट मिलने वाले सरकार को नहीं बनाया, और जिसे एक भी वोट नहीं मिला वो देश का पहला प्रधानमंत्री बना। तुम बेईमानी से, झूठ से, फरेब से देश के पहले प्रधानमंत्री हो और तुम उन्हीं के वारिस हो। इसलिए जबान संभाल के बोलना।